यूपी विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। इससे पहले बैठकों का दौर भी जारी है। शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। शाम 6 बजे लोक भवन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। योगी सरकार 17 दिसंबर को दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद पास कराया जाएगा। अनुपूरक बजट का आकार 16,000 करोड़ हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अनुपूरक बजट में महाकुंभ समेत तमाम योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था करेगी। शीतकालीन सत्र है ये कल से प्रारंभ होगा सर। इसमें द्वितीय अनुपूरक भी आएगा और भी विधायी कार्य जो है जो प्रस्तावित हैं वो होंगे। जो अध्यादेश आए हैं उनका रिप्लेसमेंट बिल भी आएगा। सरकार तैयार है पूरी तरीके से। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा है कि सभी मुद्दों पर सदन में बात होगी। नेता विरोधी दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राय से और विधायकों की राय से वैसे तो पूरा एजेंडा तय करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दे आप सबके सामने हैं। जिस तरीके से सरकार ने कानून व्यवस्था का संकट पैदा कर दिया और पुलिस ही यहाँ की सबसे बड़ी अपराधी बन गई है। मुख्यमंत्री को पुलिस के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। लगातार सरकार की नाक के नीचे किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों सब पे लाठी चल रही है। सबकी जो मांग है, सबकी जो परेशानियां हैं, उनको लाठी मार के किनारे किया जा रहा है और प्रदेश को एक धार्मिक उन्माद के रास्ते पे ले जाने का और धार्मिक उन्माद में झोंक के अपनी नाकामियों को छुपाने की जो राजनीति हो रही है वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा और प्रमुख मुद्दा रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार 14 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस देने के लिए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सच बोलता है, ये लोग उन पर महाभियोग के साथ दबाव डालकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर वो संविधान की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं। उनके दोहरे मापदंड देखें। राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा, ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है।
बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और सीएम ने हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि उनका देश के प्रति जो योगदान था वो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अगर सरदार पटेल होते तो कश्मीर में कभी भी धारा 370 नहीं लागू हो पाती। तो सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उन्होंने सरदार पटेल को याद किया और साथ ही जो उनके सपने थे उनको पूरा करने की भी बात की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और सरदार पटेल के सपनों को साकार किया जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल देश के एकीकरण के वर्तमान अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत हम देख रहे हैं यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही सूझबूझ का परिणाम है। आज जो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सुरक्षित भारत है, इसकी पृष्ठभूमि में सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर में धारा 370 आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद कभी भी लागू नहीं हो पाती। लेकिन छद्म रूप से जिन लोगों ने धारा 370 को डाल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग में बैरियर खड़े किए थे, हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की नींव को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किया। साथ ही उन्होंने हाईवे पर जनोरा स्थित एक होटल का उद्घाटन किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि मिल्कीपुर में जब भी उपचुनाव होंगे बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर प्रदेश के कल्याण और विकास के साथ में लोगों के हित के लिए कामना की है। ये हुए हैं प्रदेश के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने प्रभु के चरणों में कामना की है और मिल्कीपुर में जब भी चुनाव घोषित होगा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हुए हैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ साथ जनता के मुद्दों को भी सदन में उठाएंगे। समाजवादी पार्टी कॉमन स्कूल सिस्टम की पक्षधर है। जनता के हित में जो है उसके विषय में जो है केवल सोचते हैं और जनता के हित में जो काम हो वह काम सरकार करे और वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है तो मैं समझता हूं कि समान शिक्षा प्रणाली देश में लागू हो। और 1966 में देश की पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था कि मंत्री हो या हो दरवान शिक्षा होगी एक समान। यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई आज तक। समान शिक्षा प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था देश में लागू नहीं हो पाई, जिससे देश का भविष्य बनता है। इलेक्शन एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, उपचुनाव हो जा रहे हैं, यह तो चल ही रहा है। इससे समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जिससे मिलने वाला है समाज को उस पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि समान शिक्षा प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था पूरे देश में लागू क्यों नहीं आज तक हुई। जो
बरेली में बनाए जा रहे नाथ कॉरिडोर का मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने विरोध किया और कहा कि बरेली की पहचान इमाम आला हजरत के नाम पर है। साथ ही मौलाना ने खंभों पर लगाए जा रहे त्रिशूल और डमरू के खिलाफ भी बोला। हजरत के नाम से बरेली को जाना जाता है। पूरी दुनिया में जो पहचान है वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की शख्सियत से है। दुनिया के किसी कोने और हिस्से में चले जाइए और नाम ले लीजिए आला हजरत का, तो लोग समझ जाएंगे कि आप बरेली से आए हैं और बरेली के रहने वाले हैं और आपकी इज्जत होगी, एहतराम किया जाएगा। तो होना ये चाहिए था कि बरेली को आला हजरत कॉरिडोर के नाम से जाना चाहिए था और एक प्रोजेक्ट आला हजरत के नाम से दिया जाना चाहिए। मजहबी जो अलामतें हैं वो किसी एतबार से सरकारी ज़मीन और जायदाद पर नहीं लगना चाहिए। बिजली के खंभों पर त्रिशूल लगाना ये सरासर जमहूरियत के खिलाफ है, आईने हिंद के खिलाफ है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मथुरा में 3 जगह पर गैंगस्टर मनोज अग्रवाल की संपत्ति कुर्क हुई है। यमुना धाम स्थित 1 करोड़ 28 लाख का प्लॉट, गुलमोहर सिटी और विश्व लक्ष्मी नगर में भी प्लॉट कुर्क कर लिया गया। तीनों संपत्तियों की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से ऊपर है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गैंगस्टर मनोज अग्रवाल एक तेल माफिया है और मथुरा के कई थानों में मनोज अग्रवाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में चंबल के बीहड़ में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद में वन विभाग की टीम पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव पड़ुआपुरा के चंबल बीहड़ का मामला है। सीतापुर में घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने धारदार हथियार से सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। सुबह परिजनों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। सदरपुर थाना क्षेत्र की यह वारदात है। हमलावरों ने शख्स के सिर और चेहरे पर धारदार हथियारों से कई ताबड़तोड़ प्रहार किए। वारदात की जानकारी घर वालों को उस समय लगी जब वो सुबह सोकर उठे। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद में परिवार वालों और गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर एएसपी भी मौके पर पहुंचे। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। चौराहे पर एक निर्माणाधीन मकान है। मोहम्मद आरिफ, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, बीती रात में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके सर पर धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। आज सुबह जब इस घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हम लोग पहुँचे हैं। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन ओएसडी रविंद्र यादव के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। विजिलेंस मेरठ की 18 सदस्यीय की टीम ने छापेमारी की है। नोएडा में सेक्टर 47 स्थित उनके आवास पर और इटावा में उनके स्कूल पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि रविंद्र यादव फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई। रविंद्र यादव के इस घर की कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घर में सुख सुविधा के सामानों की अनुमानित कीमत 37 लाख रुपए है। आरोपी और उनके परिजनों के पास में मौजूद जेवरों की जो वर्तमान कीमत है वो 62 लाख 44 रुपए है। कन्नौज में खेत की रखवाली कर रहे दंपत्ति के साथ में मारपीट की गई है। पास के गांव के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का आरोप लगाया। हमले का वीडियो सामने आया है और पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। छिबरामऊ कोतवाली का मामला है।
यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। 13 जनवरी 2025 से भारत की आस्था, अध्यात्म और संस्कृति के दिव्य महोत्सव महाकुंभ का आगाज हो रहा है। उससे पहले महाकुंभ को लेकर न्यूज 18 डिजिटल चैनल लॉन्च करने जा रहा है। आज न्यूज 18 के डिजिटल चैनल का लोगो लॉन्च होगा और कल 16 दिसंबर को डिजिटल चैनल लॉन्च होगा। अब प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हर एक खबर नेटवर्क 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज 18 कुंभ पर आप देख सकेंगे।